वेलकम बैक माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग क्लास 12 चैप्टर 12 एटम यानी परमाणु पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में, वर्णक्रम के बारे में। तो सामान्य जो वर्णक्रम होता है, स्पेक्ट्रम होता है, वह दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम और दूसरा होता है अवशोषण वर्णक्रम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रम। तो ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है? उत्सर्जन इमिशन स्पेक्ट्रम कहता है जब कोई वस्तु प्रकाश का उत्सर्जन करती है तो इस उत्सर्जित प्रकाश के वर्णक्रम को ही हम उत्सर्जन वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सूर्य, विद्युत बल्ब, सोडियम लैंप, मोमबत्ती की ज्वाला इत्यादि, ये सभी जो हैं, या मरकरी बल्ब, इस सब से जो उत्सर्जित प्रकाश का जो वर्णक्रम पाया जाता है वह उत्सर्जन वर्णक्रम होता है। अगर हम बात करें उत्सर्जन वर्णक्रम का तो ये मुख्यतः तीन प्रकार का हो सकता है। और वह कौन कौन हो सकता है? तो वह सतत वर्णक्रम, सतत हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? बैंड वर्णक्रम हो सकता है। और तीसरा रेखिल वर्णक्रम हो सकता है। सतत वर्णक्रम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। दूसरा बैंड वर्णक्रम या बैंड, इंग्लिश में भी बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे। और तीसरा रेखिल स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तीन प्रकार का पाया जाता है। अब अगर हम बात करें अवशोषण वर्णक्रम का या अवशोषण स्पेक्ट्रम का, तो वह क्या है कि जब सतत वर्णक्रम देने वाली, यानी हम अभी पढ़े ना कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ही सतत वर्णक्रम होता है, बैंड वर्णक्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम रेखिल वर्णक्रम होता है। तो जब सतत वर्णक्रम देने वाली किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, यानी जो सतत वर्णक्रम है उसी से जो उसको जो भी माध्यम या जो भी प्रकाश स्रोत देता है, तो अगर उससे प्रकाश निकल रहा है और वह किसी पारदर्शी ठोस, द्रव या गैस में से गुजरता है तथा ये वस्तुएं इस प्रकाश के कुछ भागों का क्या कर लेता है? वर्णात्मक अवशोषण कर लेता है, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेता है। तो इन वस्तुओं को जब निर्गत प्रकाश से में वर्णक्रम में वह चमकीला जो ब्राइटनेस होता है उस पे कुछ काली रेखाएं प्राप्त हो जाती है। अवशोषण करने के बाद जो है आ रहा था वह चमकीला आ रहा था, तो अवशोषण करने के बाद क्या होगा कि कुछ काली रेखाएं प्राप्त होती है। और इसी प्रकार के जो रेखा या जो पट्टियां प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं? अवशोषण वर्णक्रम कहते हैं। इस दोनों को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो बिहार बोर्ड 2019 में पूछा था कि बताइए सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूर्य जो है उत्सर्जन वर्णक्रम का उत्पादन करता है। और उत्सर्जन वर्णक्रम ये तीन प्रकार का होता है। और ये बात और बता दें कि अवशोषण वर्णक्रम भी यही तीन प्रकार का होता है। सतत वर्णक्रम, बैंड और रेखिल तीनों होता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा सतत, कंटिन्यूअस होता है। ध्यान रखेंगे कि सूर्य जो है हमेशा सतत वर्णक्रम उत्सर्जित करता है, लेकिन जब सूर्य के वायुमंडल में उपस्थित जो अपेक्षाकृत ठंडी वाष्प, उसमें उपस्थित तत्व के साथ अगर उसको हम उत्सर्जन कराएंगे तब जो है वह रेखिल स्पेक्ट्रम भी उत्सर्जित करता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब सूर्य से उत्सर्जित तीव्र विकिरण वायुमंडल में उपस्थित जो अपेक्षाकृत ठंडी वाष्प से गुजरता है, तो इन तत्वों जो होता है उस परमाणु में वह तरंग दैर्घ्य के विकिरण को कुछ अवशोषित कर लेता है,
जिसके कारण जो है अवशोषित तरंगदैर्घ्य के स्थान पे सूर्य का जो उत्सर्जन है वह सतत वर्ण क्रम में काली रेखाएं के जैसा प्राप्त होने लगता है। और उन काली रेखाओं का एक नाम देते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, फ्रॉनहोफर रेखा भी कहते हैं। तो ये सब आंसर हो जाता जब सूर्य प्रकाश को किसी ठोस द्रव पदार्थ गैस से गुजारते तब। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअस, हमेशा सतत प्राप्त होता है। जब कहेगा कि बताओ जब सूर्य के प्रकाश को ठंडी वाष्प से गुजारा जाता है तब रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा या काली रेखा का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो सकता है। इसका सिंपल आंसर ये 2019 में पूछा गया था, क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे के बारे में। एक्स गर्लफ्रेंड तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक्स रे के बारे में, यानी एक्स किरण के बारे में। हम लोग एक्सरे तो बहुत कराए होंगे, लेकिन जानते हैं आज कि ये एक्सरे है क्या। और सबसे पहली बात, अगर एक्सरे की खोज की बात करें तो प्रोफेसर रोन्टजन या रोएंटजन, जो कह लीजिए आप, उन्होंने इसकी खोज की, यानी एक्सरे की खोज का श्रेय प्रोफेसर रोन्टजन या रोएंटजन को जाता है। और इन्होंने ही सन 1895 ईस्वी में देखा कि जब हम तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें, जब रोएंटजन साहब 1885 ईस्वी में देखे थे कि तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें जब किसी अधिक परमाणु भार अथवा उच्च द्रव्यमानक वाली धातु के टुकड़े से टकराती है तो उससे एक प्रकार की नई किरणें उत्पन्न होती है और वह अदृश्य होता है, यानी वह आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फोटोग्राफी की प्लेट पर उसी प्रकार क्रिया करती है जैसे प्रकाश किरण करती है। अब बात आया कि इसका नाम क्या रखें, तो अज्ञात, जो अदृश्य, जो दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो हम लोग नहीं जानते रहते हैं तो कुछ मानते हैं ना, कि मान लिया कि लाभ हानि में बहुत आप लोग उपयोग किए होंगे कि माना कि मूलधन बराबर 100 या एक्स, तो उसी प्रकार उन्होंने भी एक्स मान लिया और वह इतना पॉपुलर हो गया कि उस किरण को ही, उस अज्ञात या अदृश्य किरणों को ही एक्स किरण कहलाने लगा या एक्स रे कहलाने जाने लगा। यह एक अद्भुत खोज था और उसी के वजह से भौतिकी का नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार, बच्चों हम लोग जानते हैं कि नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें एक भौतिकी में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो रोएंटजन साहब को भी इस खोज के लिए 1901 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये एक्स किरण था, यानी एक्स किरण का उत्पादन का अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि कोई भी जो उच्च द्रव्यमानक वाली या उच्च परमाणु क्रमांक वाली जो धातु है उस पे अगर हम तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज की बमबारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे एक किरण निकलेगा, उसी को हम क्या नाम देते हैं? एक्स किरण नाम देते हैं। अगर इसकी आवृत्ति का बात करें तो 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से 1 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच पाया जाता है। ठीक है, इसका बहुत सारे उपयोग है, लेकिन उपयोग जानने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका उत्पादन किस प्रकार से होता है और किस विधि से होता है। तो आइए अब समझते हैं एक्स किरण का उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण विधि जिसे प्रोफेसर कुलिज ने किया था, और उन्हीं के नाम पे उस विधि को हम कहते हैं कुलिज विधि या कुलिज मेथड। तो पढ़ते हैं एक्सरे के उत्पादन की कुलिज विधि। तो बच्चों आइए हम लोग समझते हैं एक्स किरण के उत्पादन की कुलिज विधि को। तो सबसे पहले ये हमारा कुलिज जो विधि था उसमें ये सेटअप है। इस सेटअप को समझिए कि इसमें क्या सब है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और इसी के समांतर क्रम में एक विभवांतर मापी यानी वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक बी यानी बैटरी है और ये एक एमीटर
जो श्रेणी क्रम में लगा हुआ है वेरिएबल रेसिस्टेंस के साथ, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एफ फिलामेंट से। फिलामेंट के सामने 45 डिग्री पर झुका हुआ है एक टी यानी टारगेट, इसको हम कहेंगे लक्ष्य, ठीक है। और ये लक्ष्य जो है हमारा टंगस्टन अथवा मोलिब्डेनम का लक्ष्य हो सकता है, यानी तत्व को हम उसमें रख सकते हैं। इसको तांबे के नली से कनेक्ट किया गया है दूसरी ओर, और इसमें जल प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखें, एक ट्रांसफार्मर है, बैटरी है, फिलामेंट है, टारगेट है, और यहाँ से जल प्रवाहित किया जा रहा है। और बाकी अगर इसका बात करें कि सर ये क्या है, तो ये शीशे का एक खोल है। अब इसमें सबसे पहले करना होता क्या है कि ये जो फिलामेंट है इसको गर्म किया जाता है। गर्म कैसे होगा, तो ये बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से क्या करेंगे, हम स्विच को ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होगा। धारा प्रवाहित होने से आप जानते हैं हीटिंग इफेक्ट, इसमें ताप होने लगेगा, और ताप के कारण जो ये फिलामेंट गर्म होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। यानी तापयनिक उत्सर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जाएगा सबसे पहले। अब फिर वो इलेक्ट्रॉन तो उत्पादन हो गया, लेकिन उसमें उतना क्षमता नहीं है, भेदन क्षमता नहीं है कि इस टारगेट से, इस लक्ष्य से वह एक्सरे उत्पादित कर दे। उसके लिए क्या करेंगे, एफ और टी के बीच में विभवांतर की आवश्यकता होगी। जो काम ये हमारा ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर करेगा, और ये लगभग 20,000 वोल्ट ये एफ और टी के बीच में विभवांतर उत्पन्न करता है। जिससे क्या होगा कि वह इलेक्ट्रॉन जो है तीव्र वेग से इस टारगेट से, तीव्र वेग से टारगेट पर टकराएगा, और टकराने के साथ इससे एक्स किरण का उत्पादन कर देगा। किरण निकलेगा जिसको हम क्या कहेंगे, एक्स किरण कहेंगे। ये बात आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं उसमें जो कुल ऊर्जा है उसका मात्र 1 से 2% भाग ही एक्सरे उत्पादन में काम आता है। बाकी के बाकी जो है वह उष्मा के रूप में खत्म हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि 98% के आसपास अगर उष्मा मिल रहा है तो ये पिघलने का डर है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि इसमें हम जल डालते रहते हैं, जल डाला जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग एक्स किरण का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुलिज ने तापयनिक उत्सर्जन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, बता दिए कि तापयनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पादित किए, और यहाँ पर उच्च कोटि का निर्वात भी उत्पन्न किए थे। फिर जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुआ था उस पर उच्च विभव प्रयुक्त करने पर यह जो है इलेक्ट्रॉन वह तीव्र वेग से गति करते हुए लक्ष्य यानी टी पर परमाणु से टकराता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक्स किरण का उत्पादन हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आता है कि सर एक्स किरण उत्पत्ति के लिए उच्च विभवांतर की आवश्यकता क्यों, उच्च विभवांतर क्यों चाहिए 20,000 वोल्ट, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्यों चाहिए। आपको बता दिए ना कि लक्ष्य भेदने में क्षमता उत्पन्न करने के लिए ना, आंतरिक भाग से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी है। लक्ष्य जो यहाँ पर जो टारगेट का जो तत्व है, हम तत्व के बारे में बताएं कि ये मोलिब्डेनम या टंगस्टन हो सकता है। टंगस्टन का संकेत W और मोलिब्डेनम का बताओ, आप लोग बताओ मोलिब्डेनम का क्या होता है संकेत। तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन के परमाणु से टकराएगा तो उससे उसमें उच्च भेदन क्षमता होना चाहिए, जिसके लिए उच्च विभवांतर होना चाहिए, इसलिए ये उच्च विभवांतर उत्पन्न आवश्यकता होती है। अब एक बात और भी पूछा जा सकता है कि बताओ ये टारगेट जो रखे थे हम लोग उसमें टंगस्टन या मोलिब्डेनम ही क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यनांक और भार दोनों उच्च होता है, और लक्ष्य को ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और पूछा जा सकता है कि बताइए एक्स किरण के उत्पन्न होने का कारण, क्या कारण हो सकता है। ये तो बात समझ रहे हैं कि सर फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन जो है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन आप करा दिए, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा दिए, इसमें उच्च भेदन क्षमता भी है, ये टारगेट से टकराता है तो एक्सरे उत्पन्न होता है। आखिर अंदर में क्या होता होगा, उसका कारण क्या है। तो आप यहाँ पर मैं बोल रहा हूं कारण, आप लिख भी सकते हैं कि होता क्या है। समझिए, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो पुंज निकला वह उसमें उच्च ऊर्जा होती है। यह उच्च ऊर्जा के कारण क्या होगा, जो लक्ष्य है उसके परमाणु के अंदर घुस जाएगा, परमाणु के अंदर घुस जाता है। अब अंदर घुसा
तो वह किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन को वह क्या करेगा, उच्च ऊर्जा के कारण उसको बाहर कर देगा। अब मान लीजिए एक परमाणु है, उसमें बहुत सारा कक्षा है, तो मान लीजिए जो ये इलेक्ट्रॉन का पुंज जिसमें उच्च भेदन क्षमता था वह यहाँ पर घुस गया, इसमें घुस गया, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकालने से जो ये बाह्य कक्षा में जो यहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसमें जाएगा, कूदेगा। तो जैसे ही उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का अंतर होगा, और ऊर्जा का अंतर होगा तो फोटोन के रूप में ये एक्स किरण बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया एक्स किरण के उत्पन्न होने का कारण। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हो गया एक्स किरण के उत्पादन से संबंधित था। अब अगर हम बात करें कि एक्स किरण को कंट्रोल किया जा सकता है क्या, तो बिल्कुल एक्स किरण का जो है नियंत्रण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तीव्रता का नियंत्रण कर सकते हैं एक्स किरण के, और दूसरा उसके भेदन क्षमता का नियंत्रण कर सकते हैं। अब तीव्रता कैसे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वह लक्ष्य से टकराने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना अधिक ताप होगा, तीव्रता होगा उतना, तो यहाँ पर धारा से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा भेदन क्षमता, भेदन क्षमता निर्भर करता है विभवांतर पर, इसके बीच के विभवांतर पर। तो विभवांतर से हम वोल्टता पर निर्भर किया तो वोल्ट को हम परिवर्तन करके भेदन क्षमता कर सकते हैं उसका, और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक्स किरण का नियंत्रण कर सकते हैं। अगर हम एक्स किरण का प्रकार का बात करें तो एक्स किरण दो प्रकार का पाया जाता है। एक को कहते हैं मृदु एक्सरे यानी सॉफ्ट एक्सरे, और एक होता हार्ड यानी कठोर एक्सरे। अब ये दोनों क्या है, तरंग दैर्घ्य का अंतर होगा, जाहिर सी बात है। इसमें 10 एंगस्ट्रम से लेके 100 एंगस्ट्रम के बीच इसका तरंग दैर्घ्य होता है। कठोर एक्स किरण का 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम के बीच होता है। इसका भेदन क्षमता कम होता है, इसका अधिक होता है। ये रेडियोग्राफी में उपयोग होता है, ये रेडियो चिकित्सा में उपयोग होता है। ठीक है, तो ये सारी बात है। अगर एक बात और ध्यान रखेंगे एक्स रे में कि एक्स किरण का जो स्पेक्ट्रम पाया जाता है वह सतत पाया जाता है, और उसमें अगर हम लैम्डा मिनिमम यानी मिनिमम तरंग दैर्घ्य का बात करें तो वह पाया जाएगा hc/ev। ठीक है, ये पाया जाता है। अब अगर हम लास्ट में अगर हम एक्स किरण का उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग तो आप लोग जानते होंगे। इसका उपयोग जो है वह चिकित्सा में किया जाता है, जैसे चर्म रोग, कैंसर, ट्यूमर, इसका निवारण के लिए किया जाता है। तो इसको लिख सकते हैं कि इसका उपयोग कैंसर, ट्यूमर के निवारण में किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग धात्विक जो पदार्थ होता है उसमें दरार या दोष का पता लगाने में किया जाता है। तीसरा, इसका जो है उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में किया जाता है। चौथा, क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई बैग या किसी शरीर में कोई पदार्थ को छुपाए है तो उसका भी पता करने के लिए एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। बहुत सारा उपयोग है, प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। तो बस ये 3-4 उपयोग आप लोग लिख दीजिएगा और काम चल जाएगा। तो इस तरह से हम एक्स किरण की बात को यहीं खत्म करते हैं। अब हम लोग का सिर्फ 2 टॉपिक बच गया है, लेजर और मेजर। तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।